अस्सलाम वालेकुम कमर, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम ज़ैनब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी। कमर 10 से 15 दिन करीब हो रहे हैं मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, फ़लस्तीनियों की बहुत परेशान कुन हालात में वो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। अगेन मैं चाहूँगी कि आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? और हमें ये भी बताएँ कि है पाकिस्तान में और ख़ुद शहर कराची में भी आज काफ़ी ज़्यादा एहतजाज थे। क्या आपने शिरकत की? लोगों का रद्द-ए-अमल कैसा है? लोगों का क्या मौक़िफ़ है? क्या चाहते हैं लोग? जी, वाक़ई में बहुत ही पेचीदा और मुश्किल सूरत-ए-हाल है जो ग़ज़ा की सूरत-हाल है जो ग़ज़ा में इसराइल बमबारी कर रहा है और वो नहीं देख रहा कि ये सिविलियन उसको टारगेट कर रहा है या किसी ख़ास ग्रुप को वो टारगेट कर रहा है, वो बस बम गिराया जा रहा है। और ये इस डेकेड का सबसे ख़तरनाक मैं समझता हूँ कि एक हमला है इसराइल की तरफ से, जो ग़ज़ा स्ट्रिप पर किया जा रहा है। और जिस तरह से आपने पिछले हफ़्ते देखा कि हॉस्पिटल्स पे, स्कूल्स पे, हर जगह बम गिराए जा रहे हैं और ये एक इंतहाई एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है इस वक़्त मौजूद है और पूरी दुनिया की नज़रें इस सूरत-ए-हाल पे अटकी हुई हैं और ये एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत-ए-हाल मशरिक़ वस्ता अंदर मौजूद है और बेचारे फ़लस्तीनी जो हैं, हमेशा की तरह सफ़र हो रहे हैं। और पाकिस्तान में यहाँ प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने अपने गम-ओ-गुस्से का इज़हार किया। पाकिस्तानी जो पब्लिक है यहाँ की, उन्होंने अपनी हुकूमत से जितने भी एहतजाजात यहाँ हुए, उसमें यही उन्होंने तज़किरा किया कि आप एक एटॉमिक पावर हैं, आपकी ख़ित्ते में एक वर्थ है, तो आप उसको इस्तेमाल करते हुए जो है इस बात को आगे फ़ोरम्स तक पहुँचाने की कोशिश करें। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से जो है बहुत ही न्यूट्रल रहा है इस मामले से, कोई ख़ास डॉक्ट्राइन जो है पाकिस्तान के सामने नहीं आया। उसने हमेशा जो है इसको इग्नोर किया इस इश्यू को कहीं एडवोकेट नहीं किया पाकिस्तान ने। ऑल्दो कि इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी किसी फ़ोरम पर फ़लस्तीनियंस के इश्यू को पाकिस्तान ने एडवोकेट नहीं किया, उनके लिए कोई प्रोमिनेंट आवाज़ अपने एलाइज़ के साथ मिलके कुछ नहीं किया। जी, मैं समझती हूँ कि ये बात आपने बहुत वजह फ़रमाई क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी लीडर की तरफ से या किसी भी सियासी जमात, चाहे वो शिया हों, चाहे वो सुन्नी, अ, जो लोग बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे आके रिप्रेज़ेंट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर फ़ेथ को, उन्होंने कहीं भी आके सिवाय चंद एक लोगों की, जिनमें कुछ उलमा हैं जो आज भी हमने एक रैली अटेंड की, उनमें कुछ उलमा थे और काफ़ी ज़ाकिर भी थे। तो उन लोगों के अलावा जो रिप्रेजेंटेटर्स हैं, उन्होंने कभी इस बारे में बात नहीं की और हुँ, वो क्यों कुछ नहीं करना चाहते। इसके साथ-साथ एक जो फ़िज़ा ये फैली हुई है कि इज़राइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जाए, हुँ, जिसमें हम ये मज़ाक़-ख़ेज़ पोस्ट भी देखते हैं और ये बात भी शेयर करते हैं हुँ, कि आया मैकडॉनल्ड हो या यूनिलीवर हो या फलाँ-फलाँ नेस्ले हो, वो इसराइल का है। हुँ, बाकी ये फ़ेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये जो है वो हुँ, शदीद इस्लामी है। हुँ, इन सब चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं और आप अ, बीइंग अ पाकिस्तानी या बीइंग अ इंसानियत दोस्त या इंसान का दर्द समझने वाला इंसान, आपको क्या लगता है कि हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है बायकॉट इसराइल का ये कुछ सालों पहले या मेरे ख़्याल से 10-12 सालों पहले से ये कैम्पेन की सूरत इख्तियार कर चुका है वेस्ट में, ख़ासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में, कि आपने इसराइली प्रोडक्ट्स को बायकॉट करना है क्योंकि वो एक ऑप्रेसर है और वो लोगों को मारता है, वो एक कातिल रियासत है और उसने कब्ज़ा किया है फ़लस्तीन की रियासत पर। तो जो पढ़ी-लिखी दुनिया है वो इस चीज़ को कबूल नहीं करती। तो एक कैम्पेन और बहुत सारी एनजीओज़ इसके ऊपर भी काम कर रही है। तो बायकॉट इज़राइल जो है इस ये स्लोगन जो है वो काफ़ी फ़ेमस है और लोग इसको जानते हैं। तो आप समझ सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन आप समझते हैं कि ये होना चाहिए, ये किया जा ये सकता है बिल्कुल ये? मौअस्सर है। देखिए ये इसलिए मौअस्सर है कि अमेरिका के अंदर जब ये कैम्पेन गई तो बहुत से लोगों ने इसको एप्रिशिएट किया, वेलकम किया। बहुत से लोगों ने वाक़ई इसराइली प्रोडक्ट्स का सोशल बायकॉट करना शुरू किया। तो इसराइल लॉबी ने इन्वेस्ट किया बाकायदा और आप इस बात को सुन के हैरान होंगे कि अमेरिका के 36 स्टेट्स के अंदर इसराइली लॉबी ने काम किया इस बायकॉट के ख़िलाफ़ और अब जो 36 स्टेट्स में सेनेट के थ्रू ऐसे बिल पास हुए कि जहाँ अगर आप किसी जॉब में जाते हैं या आप कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो जो एक कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन होता है जॉब से पहले, किसी भी पोज़ीशन में काम करने से पहले, उसमें 2 चीज़ें बहुत वाज़ेह लिखी हुई हैं कि आप इस जॉब पे रहते हुए किसी भी बायकॉट इज़राइल उसका आप हिस्सा नहीं बनेंगे मूवमेंट का और एंटी इज़राइल जो जिस किस्म की भी कैम्पेन है, आप मॉरली और फिज़िकली उसका हिस्सा नहीं होंगे। आपको ये साइन करना पड़ता है। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपको वो जॉब नहीं मिलेगी।
अच्छा, यानी आपके कहने का आप कहना जो ये चाह रहे हैं वो ये है कि बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल। और फिर अगेन चाहे वो प्लेयर्स की टी-शर्ट पे मार्केट होने वाले लोगोज़ हों या हमारे यहाँ किसी भी तरह के कुछ प्रोडक्ट्स हों। इसके साथ-साथ हमें ये बताइएगा कि अभी जो अगर सीज़-फायर की कैफ़ियत हो जाती है, सीज़-फायर अब यहाँ पे पाकिस्तान में मैंने देखा जगह-जगह काफ़ी बड़े लेवल पे फंड रेज़िंग हो रही है, लोग कुछ पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ दवाएँ, मतलब हर चीज़, जैसे कि ज़फ़र जेडीसी वाले सभी जानते हैं, कोई ये नाम कोई अ, तारीफ़ का मोहताज नहीं है। उन्होंने भी बाकायदा एक लिस्ट दी है कि क्या-क्या चीज़ें हम बेच सकते हैं, इसमें मेडिसिन्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, खाना है तो कैसे जाएगा। अगेन मैं ये समझती हूँ कि ये सब चीज़ें इस वक़्त बहुत ज़रूरी हैं, ये ज़ाहिर है उनके लिए फ़ायदेमंद होंगी, लेकिन आपके ख़्याल में आने वाले वक़्त में सीज़-फायर के बाद मसला फ़लस्तीन और इज़राइल को हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? अच्छा, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो आपने जैसे बायकॉट का वो कहा कि उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और दूसरा जो हम यहाँ पे चैरिटी कर रहे हैं, उनके लिए पैसा जमा कर रहे हैं। ऑल्दो कि ये इससे कोई बड़ा डिफ़रेंस पैदा नहीं होगा, क्योंकि फ़लस्तीन की जो आबादी है वो अप टू 90% इंटरनेशनल एड्स के ऊपर जो है वो उनकी इकॉनमी चलती है। तो मसला ये है कि पाकिस्तान से अगर हम बड़ी तादाद में भी चीज़ें भेजते हैं तो वो इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन बात ये है कि एक अलामती तौर पर कि आप मज़लूमों के साथ हैं, और अगर आप बाइकआउट करते हैं तो अलामती तौर पर आप इसराइल को एज़ गासिब रियासत मानते हैं और आप उनसे इनकार करते हैं। ऑल्दो कि अगर आप पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड बंद कर देंगे, कोक बंद कर देंगे, तो उनकी इंडस्ट्री को कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक अलामत, एक 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 मैसेज जाएगा कि भाई हम जो है इस तमाम सूरत हाल से वाकिफ़ हैं और हम इसको कबूल नहीं करते, और इसराइल एक गासिब स्टेट है, और ये एक पैगाम आप देते हैं। और दूसरी बात, जो रिलीफ़ की बात की, तो मैं समझता हूँ कि अगर जो यूएन चार्टर्स हैं, रेज़ोल्यूशन है, उनके मुताबिक फ़लस्तीन को एक स्टेट बनने दिया जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं या आप अपने ज़मीनों से विथड्रॉ हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो एक स्टेट बनते हैं, उनकी अपनी एक गवर्नमेंट होती है, उनका अपनी इकॉनमी होती है, अपनी करेंसी होगी, वो अपने लोगों को अब वोट के ज़रिए से चुन सकेंगे, तो कम से कम वहाँ जो मिलियंस ऑफ यूथ है, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। वो एक इस जंग की कैफ़ियत से निकल आएँगे कि रोज़ाना उनके ऊपर जो है वो क़त्ल-ओ-गारतगरी उनकी होती है और उनकी नस्ल-कशी होती है। अगर वो एक सॉवरेन स्टेट होंगे, और तो किसी हद तक वो डिप्लोमैटिकली अपने केस को लड़ सकते हैं, और वो एक पीस टॉक के ज़रिए से जो है वो अब पूरी दुनिया में डिप्लोमेसी कर सकते हैं, और ऐसा पास्ट में जब-जब भी हुआ है, तो तोसी पसंद क़ुव्वतों ने उसको सबोटाज किया है। जैसे अगर आप थोड़ा-सा हिस्ट्री का मैं बैकग्राउंड बताऊँ कि जब 2 बड़ी जंगें अरब कंट्रीज़ और फ़लस्तीन ने मिल के इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ी, तो वो बुरी तरह नाकाम हुई। इवन के इसराइल ने मज़ीद अरब टेरिटरी पर कब्ज़ा कर लिया। तो उसके बाद कुछ अरब कंट्री ने रियलाइज़ किया कि अब जो है लड़ के, फ़ौज के ज़रिए से, किसी जंग के ज़रिए से इसराइल को ख़त्म नहीं किया जा सकता या फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं किया जा सकता। उन्होंने फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया। जॉर्डन ने, इजिप्ट ने, तो बहुत सारे अरब ममालिक ने उनको एक्सेप्ट किया। तो फ़लस्तीनियन जो इंडिजिनस पीपल थे, लोग थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब हमें क्या करना है, अब हमें एक पॉलिटिकल जद्दोजहद करनी है, ठीक है? इंटरनेशनल फ़ोरम्स पे जाके तभी उन्होंने एक अकॉर्ड साइन किया अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट से ओस्लो में। उसके बाद क्या हुआ कि जो इज़राइली रिप्रेजेंटेटिव इसको साइन करता है, उसको इज़राइली मार देते हैं, और यहाँ पर फ़लस्तीनियन लोग पीएलएसओ के खिलाफ हो जाते हैं कि भाई आपने हमारी ज़मीनों का सौदा कर दिया। एक्चुअली वो एक ज़रूरत थी कि आप एक रियासती शक्ल देते, कि अथॉरिटी उसी मुआहदे के नतीजे में बनी जो आज तक चल रही है। तो एक अथॉरिटी बनती, एक हुकूमत बनती, तो लोग हो सकता है किसी न किसी तरह से वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ पब्लिक के हाथों में आता, बजाए किसी मिलिटेंट ग्रुप के, बजाए किसी बैरूनी पावर के। उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपना केस लड़ सकते थे अगर उनके पास एक कंट्री होगी। तो अभी भी सॉल्यूशन यही है कि अगर यूएन ने जो नक्शा बनाया हुआ है फ़लस्तीन का, उसको एक रियासत की शक्ल दी जाए, तो वो लोग अपने केस को लड़ सकते हैं, वो अपना दिफ़ा कर सकते हैं, अपनी फ़ौज बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम ममालिक इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, और उनको करना चाहिए। जी, शायद मैं समझती हूँ कि फ़िलहाल वक़्त तौर पे मसले का हल भी ये हो सकता है सीज़-फायर होने के बाद। पिछले 10 से 12 दिनों में साढ़े 700-800 सिर्फ़ बच्चे, कमर ज़्यादा सिर्फ़ हैं, बिल्कुल। बच्चे, हुँ। इससे ज़्यादा। और जो वीडियोज़ और जो मंज़र कश जिस तरीके से सोशल मीडिया पे अब तो हम देख रहे हैं, तो यानी दिल काँप रहे हैं। कभी-कभी यकीन कीजिए वो लोग कि जिनको
बच्चे ज़ाहिर है प्यारे बच्चे किसी को प्यारे नहीं होते। अब वो जो हुँ, नस्ल जो परवान चढ़ने वाली है जिन्होंने मुल्क का हुँ, एक इकॉनमी सँभालनी है या अपने घरों को आबाद रखना है, वो ख़ाक में मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत ख़तरनाक है। मैंने मुर्तज़ा अली साहब की अल्लामा मुर्तज़ा अली साहब कराची की एक मशहूर पब्लिक फ़िगर हैं और काफ़ी ज़ाहिर है हम उनको फ़ॉलो करते हैं और बहुत बेहतरीन उनके लेक्चर्स होते हैं, बहुत नॉलेज है उनके पास। वो अभी कुछ घंटे पहले मैं उनका एक लेक्चर सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर सीज़ फायर होता है और सीज़ फायर होने के बाद सूरत हाल को देखा जाए कि भई क्या हुआ? मसलन अगर ये जंग थी या ये एक हमला था, तो अभी कौन जीता? ये उनका एक नुक्ता मेरे दिमाग को शायद मुझे पसंद आया क्योंकि मैं बिल्कुल इसराइल के खिलाफ हूँ और बिल्कुल मैं एक मज़हब तशय्युच से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मुझे खुशी भी हुई। उन्होंने ये कहा कि वो जो एक धाक बिठाई हुई थी, वो जो एक ऑरा और एक वाइब क्रिएट की हुई थी, जैसे कि अभी आपने कहा कि सब लोगों ने यकीन किया ममालिक ने कि इसराइल को लड़ के नहीं हराया जा सकता, तो हमें स्मार्ट प्ले करना होगा। तो वो जो एक धाक बिठाई हुई थी कि इसराइल का हर बॉर्डर सिक्योर है, मक्खी पर नहीं मार सकती है, एंड आयरन डोम एंड ऑल द थिंग्स। अभी सिचुएशन ये है कि वहीं के उस छोटे से मतलब बिल्कुल कहें कि आपके बगल से निकल के चंद कुछ लोगों ने आप पे हमले किए और आपको इतना दहशतज़दा कर दिया उन्होंने कि आपके एयरपोर्ट पे रश लगा हुआ है और हर मुल्क के जो एम्बेसडर्स और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को वहाँ से निकाले, चाहे वो टूरिस्ट हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो इमिग्रेंट्स हों। तो इस बात को कहाँ तक एडमिट करेंगे कि वो लोग जो एक अरसे से यानी अ, ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे थे, उन्होंने इतनी हिम्मत जुटा ली या वो अब भी इसी बात पे कायम है कि नहीं हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड इसराइल कोई चीज़ नहीं है। इस नज़रिए को आप कैसे देखते हैं? जहाँ पे आप अभी खुद ये बयान कर रहे हैं कि भई इसराइल को हम ऐसे नहीं हरा सकते। देखें क्या ये एक लीड हो सकती है? क्या ये एक सिरा है कि अगर सब हुँ। मिल के सारी पावर्स काम करें, तो इसराइल को क्यों नहीं हटा म मार सकते, ख़त्म कर सकते कमर? ये मेरा आपसे सवाल है। देखें, असल में एक चीज़ होती है जब आप जंग की बात करते हैं, तो जंग जो है वो जज़्बात की बुनियाद पर नहीं होता और उसमें जो तज्ज़िया किया जाता है, उसमें तज्ज़ियाकार कोशिश करते हैं कि अपने जज़्बात को थोड़ा-सा साइड पे रख के एक्चुअल फैक्ट्स को सामने रख के एक तज्ज़िया किया जाए। तो फैक्ट यही है कि इस वक़्त अगर आप देखें, थोड़ा-सा हमें ज़रूरी होता है, हमारे यहाँ हम अक्सर गलती करते हैं कि किसी हालात का तज्ज़िया करने से पहले हम थोड़े-से उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ नहीं जाते। क्योंकि ज़रूरी है कि आज जो हो रहा है इसको समझने के लिए हम इसका पास्ट कॉन्टेक्स्ट भी हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। उससे हमें हेल्प मिलती है कि आज जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। एक्चुअल में आपने आपके सवाल के 3-4 पहलू थे। तो एक पहलू ये कि इसराइल को नहीं हराया जा सकता। अब जो गज़ा में हमास ने जो अटैक किया उससे इसराइल ख़ाइफ़ हो गया, खौफ़ज़दा हो गया। उसकी जो आहिनी दीवार थी वो टूट गई और कहाँ उसका इतना बड़ा इतनी बड़ी फ़ौज कहाँ गई। तो इसमें कुछ ग्राउंड चीज़ें कुछ प्रोग्रेसेस हैं जिनको ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। एक कॉरिडोर का इनिशिएटिव हो रहा है जो इंडिया मिडल ईस्ट इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसका नाम है, जिसमें इंडिया, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इसराइल, जर्मनी, इटली, फ्रांस और ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो ये एक इकोनॉमिकल ट्रेड बन रहा है, एक रास्ता बन रहा है जिससे यूरोप से जो सामान इंडिया और सेंट्रल इधर पोलिनेशियन कंट्रीज़ और वेस्ट एशिया में आ रहा है, अ, उनका जो कॉस्ट है वो 36% टू 40% कम होगा। सो इससे एक बूस्ट मिलेगा। तो जब ये कॉरिडोर बनने लगा, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व था, तो ज़रूरी हो गया कि यहाँ पर सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात को करीब अच्छा किया जाए। तो इन्होंने एक मुआहिदा किया जिसका नाम अब्राहम अकॉर्ड है, जिसके तहत सऊदी अरब ने कुछ पॉइंट सामने रखे कि आप थोड़ा-सा रिलीफ़ दें गज़ा के लोगों को और वेस्ट बैंक में जो लोग हैं, इनको ज़रा-सा इकोनॉमिकली रिलीफ़ दें, आप इनको जॉब्स दें। और उसके नतीजे में ग्रेजुअली सऊदी अरब इसराइल को एज़ सॉवरेन नेशन तस्लीम करने वाला था, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत। क्योंकि सऊदी अरब अपने बिज़नेस को राउंड द ग्लोब फैलाने की एक मिशन के ऊपर है, तो इसमें वो इस कॉरिडोर को कामयाब करना चाहता था और ये एग्रीमेंट साइन होने जा रहा था। तो कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि कोई भी नया मुल्क जो है इसराइल को तस्लीम करे, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट से मैं समझता हूँ ये सारा अटैक हुआ और उसके बाद ये पीस टूटा और अब जो है आइंदा आने वाले काफ़ी सालों के लिए सऊदी अरब जो है वो इसराइल को फ़ौरन तस्लीम नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ इससे क्या हुआ कि जब एक एग्रीमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमास के साथ टॉक्स हो रही थी, कतर के थ्रू बहुत ज़्यादा पैसे हमास को डिलीवर किए गए थे, वो एक पीस प्रोसेस की तरफ जा रहे थे, सऊदी अरब इन्वॉल्व था। तो इसराइल का हो सकता है कि उसका माइंड थोड़ा-सा हटा हुआ था और उसने अपनी ज़्यादा फ़ौज को वेस्ट बैंक में डिप्लॉय किया हुआ था, गज़ा की बजाय।
और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गज़ा से बहुत ज़्यादा लोग इसराइल के अंदर, इसराइल ने अलाउ किया था कि वो आए और काम करें, वर्कर्स को अलाउ करना शुरू किया था। उसने अपने बॉर्डर पॉलिसी को थोड़ा सॉफ्ट किया था, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट के अंदर जा रहा था, तो वो बायलैटरल होता है, दोनों तरफ से कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो उस वजह से गज़ा में थोड़ी सी सिक्योरिटी को लेकर इसराइल जो है वो इतना कंसर्न नहीं था, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा अटैक जो है उनकी नज़रों के नीचे से होना पॉसिबल हुआ। और बाकी ये देखें, ये दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है हम कहें कि वो एक मकड़ी का जाल है, तो ये रियलिटी से नज़र चुनाने की बात है। क्योंकि अगर हम देखें अफराधी क़ुव्वत या जो फ़ौज की क़ुव्वत है, अमेरिका उसके बैक पे खड़ा है, वो क्यों खड़ा है वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसके क्या मफादात हैं वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन रियलिटी यही है। और जब भी आप देखें पास्ट में जितने भी तफादात हुए और जितनी भी जंगें पूरे अरब कंट्रीज़ ने मिल के इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ी, उसमें इसराइल जीता है और इसराइल ने इवन के बड़े बड़े मुल्कों पर कब्ज़ा भी किया है। तो हम ये नहीं कह सकते हमास जो है किसी बड़ी कार्रवाई से फ़लस्तीन को वापस हासिल कर सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसकी वर्थ ये है कि वो प्रेशर डाले। देखें अब इस अटैक में भी क्या हुआ, कोई भी लैंड का हिस्सा कुछ घंटों के लिए भी हमास के कब्ज़े में नहीं रहा। ये अपने लैंड को वापस लाने के लिए कोई इन्वेजन नहीं थी, ये सिर्फ एक थ्रेट था, डराना था। उन्हें एक चीज़ को करना था, उन्होंने किया और वहाँ जाके अब देखें ये सवाल बहुत अहम है कि क्यों इसराइल ने अलाउ किया बिल्कुल गज़ा पट्टी के बिल्कुल करीब इतने बड़ी तादाद में इंटरनेशनल लोगों को गैदर होने की, जहाँ 3 से 4 हज़ार लोग जमा थे। इससे पहले कोई बड़ा इवेंट किसी भी गज़ा या वेस्ट बैंक के करीब नहीं होता था, सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। क्योंकि एक पीस एग्रीमेंट होने वाला था, इसलिए वो थोड़े रिलैक्स थे, उन्होंने कहा कि अब हम एक पीस टॉक में जा रहे हैं। कमर यहाँ पे अगेन मैं आपकी बात काटने से माज़रत करूँगी, लेकिन अ अगर इस आपकी इस बात पे यकीन कर लिया जाए कि ठीक है वहाँ पे वो वेस्ट बैंक पे मसरूफ़ थे और उन्हें एक पीस के लिए वो काम कर रहे थे, तो कोई भी मुल्क के दूसरा मुल्क जो दूसरे ममालिक हैं वो देखने वाले उनके लिए हज़म करना बहुत मुश्किल है कि इसराइल ऐसा मुल्क जो कि अपने चारों कोनों की तरफ से इतना मोहतात है और हमेशा से इस तरह से वो एक स्टेट ऑफ वॉर में है या हमेशा से वो डरा हुआ है, या भले ही इसको फेक करने के लिए उसने कई दफ़ा कहा कि ईरान 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 एंड हमास एंड दिस ये हमारे लिए थ्रेट है, तो वो कैसे चूक सकता है? ठीक है, ये एक बहुत बड़ी और अगर वो चूका है तो अगेन हमास के लिए, और अगर उसके पीछे ईरान है या उसके पीछे जो भी कुव्वतें हैं जो चाहती हैं फ़लस्तीनियों को या अपनी लैंड वापस लेना, उन्होंने बड़ा बड़ा काम कर दिया मेरे नज़रिए के मुताबिक। इसराइल को चोट लगी है और इस बात पे ही मैं समझती हूँ कि ये एक बड़ा स्टेप है। और आप अगेन फिर वही बात आप ये क्यों करते हैं कि ये दिल के बहलाने को गालिब गालिब ये ख़याल अच्छा है। अगर देखिए वक़्त बदलते हुए चीज़ें आपके आपके तरफ आते हुए देर नहीं लगती। जिस और स्कूल ऑफ कितनी थॉट देर पे चाहिए? 48 से जिस स्कूल ऑफ थॉट पे हम बिलीव करते हैं, और अगेन लाइक बद्र, उहद, खैबर और बीइंग अ मुस्लिम मोजज़ात होना और अगेन इमाम मेहदी के लिए रास्ते को हमवार करना, तो आपको ये क्यों लगता है कि इसराइल जिसने धाक बिठाई हुई है और जिसने शोर मचा-मचा के कहा हुआ है कि आई एम द सुपर पावर, आई एम द स्टेट, और उसके बैक पे यूएस है, आपको ये क्यों नहीं लगता है कोई ऐसा वक़्त है, कोई ऐसा एक ऐसा लम्हा हो सकता है कि जब ये चीज़ें बिल्कुल पलट सकती हैं? देखें, अब मैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ अगेन को अगर मैं आपसे नहीं मैं इस वक़्त मैं आपसे सिर्फ़ ये सुनना चाहती हूँ कि आप ग्राउंड ग्राउंड रियलिटीज़ और बीइंग प्रैक्टिकल और बीइंग जो हमारे सारे लॉजिक्स हैं उनको कंसीडर ना करें, क्या फिर मेरा आपसे दोबारा सवाल है, ऐसा हो नहीं हो सकता या देखें, ऐसा हो सकता है? कहानी ये है कि अब यहाँ फ़ैसला कैसे किया जाए? क्रिश्चियन समझते हैं जो फाइनल बैटल हो गया, आर्मगेडोन होगा, उसमें उनकी जीत होगी, और इज़राइली तैयार कर रहे हैं द लास्ट बैटल के लिए अपने आप को। उन्हीं किताबों के मुताबिक उनकी जीत होनी है, और उन्हीं किताबों से मुस्लिम लिटरेचर भी है, तो उनके मुताबिक इमाम मेहदी आएँगे तो और वो जीतेंगे। ये एक ऑनगोइंग डिबेट है। इसमें आप फिर वही आपका कॉन्सेप्ट जो है कि हम हक़ पर हैं और हम जीतेंगे, वही कॉन्सेप्ट यहूदी का भी है। वही कॉन्सेप्ट ईसाई का भी है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी इस वक्त सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रही है ज्यूइश को। क्यों कर रही है? जैसे हम कहते हैं ना, अमेरिका इसराइल के बैक पे क्यों खड़ा है, तो उसकी सबसे जो सॉलिड और मेन रीज़न है कि अमेरिका के अंदर क्रिश्चियन वोटर्स हैं, और क्रिश्चियनिटी के अंदर जो जो बिब्लिकल लिटरेचर है या एवेंजेलिकल्स हैं, वो ये सोचते हैं, वो बाइबल के वर्सेस को कोट करते हैं कि जूस आर द चूजन पीपल ऑफ गॉड, अगर हम उनकी हेल्प करेंगे तो खुदा की बरकत हम पे होगी। दैट्स व्हाई अच्छा अमेरिकन कमर उनकी हेल्प करते हैं। यहाँ पे बहुत मुझे बहुत इस बात मैं मतलब मैं रोक नहीं पा रही हूँ खुद को ये बात कहने से कि आपने ये सुना ही होगा कि जब इमाम मेहदी ने ज़हूर करना है, तो उनके साथ हज़रत ईसा आएँगे, और हुँ, ये आम बात है, यानी हर बंदा-बंदा जानता है। हुँ, हम बचपन से ये चीज़ें सुन रहे हैं और किताबों में भी ये सब लिखा।
तो आई वाज़ सर्टेन कि हमेशा तीसा का तज़किरा क्यों होता है जब रिकार्नेशन यानी रजत की जाएगी, देयर आर सो मेनी पीपल दे आर गोइंग टू कम, बट व्हाई हमेशा वी टॉक अबाउट हज़रत ईसा, हज़रत ईसा। सो जब मैंने ये सिचुएशन देखी और सूरत-ए-हाल देखी और मैंने इवैल्यूएट किया कि बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी लाइक बूस्ट कर रही है और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियन हैं। तो अभी मुझे इस बात की बहुत खुशी है, शायद आप अगर जो मुख्तलिफ लोग हैं जिनकी स्कूल ऑफ थॉट बहुत डिफरेंट है, वो इसको बिल्कुल मज़ाक कह सकते हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जब इमाम मेहदी आएँगे और ईसा आएँगे, तो जब क्रिश्चियन लोग जो एक बड़ी तादाद है, वो इमाम मेहदी के पीछे हज़रत ईसा को सपोर्ट करते देखेंगे, तो ये फिर सब बराबर एक हो जाएगा। देखिए और मैं ये समझती हूँ कि मेरा स्कूल ऑफ थॉट जो मुझे ये बताता है, लाइक इस्लाम बेहतरीन मज़हब है और फिर उसमें शिया इस्ना अशरी हम, तो देखिए मेरे ये लिए मेरे इत्मीनान के लिए बहुत बहुत, अच्छा है। बहुत काफ़ी है। देखिए, आपके इत्मीनान के लिए अच्छा है, लेकिन इसका एक गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है, जब आपको लगता है कि आप अ, किसी इमदाद के मुंतज़िर मुसलसल रहते हैं, तो आप अपनी काविश करना छोड़ देते हैं। देखिए, ये एक बहुत फैक्ट है। 48 से 1948 से जो मैं फ़लस्तीन को मुल्क नहीं मानता, क्योंकि वो एक रिफ्यूजी कैंप है। 48 में जब इसराइल ने कब्ज़ा किया फ़लस्तीन के लैंड पे, उस दिन से देयर इज़ अ नो एनी कंट्री लाइक फ़लस्तीन। कंट्री की करेंसी होती है, उसकी अपनी इकॉनमी होती है, उसकी अपनी फ़ोर्स होती है, उसकी अपनी बैंकिंग सिस्टम होता है, उसका अपना वो एक सॉवरेन स्टेट होता है, अपने लोगों के वोट से जो है वो लोगों के मसाइल हल करता है, तो वो कंट्री नहीं है, वो एक लेकिन कमर देखिए, वो लेट मी तो कंप्लीट इसलिए दिस नाउ हुआ नाउ ना लेट कि मी गो देयर इज़राइल के लेट मी गो साथ। देयर आप इसको इंटरप्ट ना करें, आपको क्वेश्चन हो चुका है। अब ये है कि आपने कहा कि अगर हम इस उम्मीद पे बैठे रहें कि इमाम ज़ुहूर करेंगे, हज़रत ईसा आएँगे, तो फ़लस्तीनियों के मसाइल हल होंगे, तो हम उस कबूतर की तरह जो आँख बंद करके सोचता है कि मैंने अपने आप को छुपा लिया है। हालाँकि नहीं, हकीकत ये है, मैंने ये नहीं यही कहा हो कि रहा हम है, यही इमाम हो का रहा है। इंतज़ार करेंगे, उनके मसाइल वो हल देखिए, अपने करेंगे। दुश्मन को कभी भी कमज़ोर मत समझो। अगर हम कहेंगे ये मकड़ी का जाला है, तो हम कैसे उसके खिलाफ एक मज़बूत तैयारी करेंगे? इसराइल इस वक़्त मकड़ी का जाला नहीं है, आप ये एक्सेप्ट करें। ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसराइल की सप्रेशन को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसराइल को हमास जैसी मिलिटेंसी क्या, जो ईरानी प्रॉक्सी मिलिटेंसी सारे अगर मिल के, जैसे इस वक़्त खित्ते के अंदर अगर आप देखें तो ईरान के प्रॉक्सीज़ हर मुल्क में मौजूद हैं। कहाँ-कहाँ मौजूद है? यमन में मौजूद है, इराक में मौजूद है, सीरिया में मौजूद है, लबनान में मौजूद है और इवन फ़लस्तीन में, गज़ा के अंदर मौजूद है। अगर ये तमाम प्रॉक्सीज़ मिल के भी इसराइल पे अटैक करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो वापस फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन दिला सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, जिसके तहत आप बात करें कि यूएन ने जो लकीर खींची थी, उसके अंदर फ़लस्तीनियों को एक रियासत बनाने की एटलीस्ट गुंजाइश दी जाए, ताकि वो एक पुरअमन तरीके से अपने केस को हर फोरम पे एडवोकेट करें और उनके अपने लोग जो आपको पता है 90% से ज़्यादा जो फ़लस्तीनी हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। उनको जॉब्स नहीं मिलती। वो बाहर जाके किसी मुल्क में जॉब नहीं कर सकते, बॉर्डर्स उनके बंद हैं। हर चीज़ जो है इसराइल के इजाज़त के बगैर वेस्ट बैंक और गज़ा में नहीं जा सकता। उनकी ज़िंदगी मैं कहूँ जानवरों से भी बदतर है। और आप देखें जितने भी चैंपियन मुस्लिम ममालिक बनते हैं, जो मुकावमत और हम फ़लस्तीन को आज़ाद कराने के नारे लगाते हैं, वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर फ़लस्तीन को नॉट इवन अ सिंगल पेनी, 1 रुपया नहीं देते। 80% आबादी बैरूनी इमदाद के ऊपर चल रही है और आप उनको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कुछ नहीं दे रहे। आप दे क्या रहे हैं? उनको असलहा दे रहे हैं, क्योंकि आपको अपने असलहे को प्रैक्टिस करना है। आपने अपनी एक जो तोसी पसंदाना अपने आपके अज़ाइम हैं, आपने उनको पूरा करना है। अगर आपको उनके लोगों की फ़िक्र होती, तो आप एक कंट्री की बात करते जहाँ वो एक आज़ादी से ज़िंदगी गुजारे, भले बहुत मास वाला एरिया नहीं, भले आप उनको एक्सेप्ट ना करें, इसका ये मतलब नहीं कि इसराइल को एक्सेप्ट किया जाए। एटलीस्ट एक मुल्क बनाया जाए, जहाँ पर वो अपने ही मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद कर सकें। वो मज़ीद किसी ज़ुल्म के अंडर, किसी प्रेशर के अंदर ना रहें। देखिए, एक हिस्ट्री में एक और आप बताऊँ, जब 48 में इज़राइल जो है वो वजूद में आया, तो इसराइल ने फ़लस्तीन पे कब्ज़ा किया, तो जो फ़लस्तीन की आवाम थी, उनको किसी मुस्लिम मुल्क ने कबूल करने से इनकार किया। लबनान ने कहा हम नहीं ले सकते, जॉर्डन ने कहा हम नहीं ले सकते। इसराइल के पास क्या गुंजाइश था? वो उन सबको मार नहीं सकता था, अपना सिटीज़न नहीं बना सकता था। सिटीज़न बनाता उसका वोट काउंटर हो जाता। उसी टाइम एक अलग कंट्री बनता, वो और पावर में आते और फिर उसके लिए ख़तरा होता। तो इन सब का उसने हल क्या निकाला? एक कैंप बनाओ, इसके अंदर इनको रखो। आज तक वो उस कैंप में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मुस्लिम ममालिक
अपने मफादात के तहत उनको इस्तेमाल करते हैं। वो सऊदी अरब हो, वो ईरान हो, वो कोई भी कंट्री हो, वो अपने मफाद के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं और कोई भी उनको एक मुकम्मल आज़ादी दिलाने के लिए किसी की जद्दोजहद, एक प्रोमिनेंट जद्दोजहद मुझे नज़र नहीं आती। बहुत शुक्रिया कमर, अगेन ये वीडियो बहुत तवील हो गई। बहुत सारे सवालात और बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं। मैं इस मुकाम पे चाहती थी कि मैं जैसे आपने कहा कि ये सारे ममालिक, मैं यहाँ पे इस बात को थोड़ा समाप्त करना चाहूँगी कि तमाम ममालिक भी मिलें तो मुझे नहीं लगता कि वो इसराइल को हरा सकते हैं और अपना कुछ दैट्स हिस्सा व्हाट आई वापस थिंक। ले सकते हैं। ये आपकी सोच है और आपने ऐसा कहा। डेफ़िनेटली आप जो सोच रहे हैं, आपने कुछ रिसर्च की होगी और आपने कुछ अंदाज़ा किया होगा। इस मुकाम पे मैं आपसे अगला सवाल जो करती हूँ जनाब, शहीद कासिम सुलेमानी वाले हादसे का करती, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इसके लिए अब हम इंशाल्लाह एक अलग वीडियो नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे और उस थोड़ी पे फिर तवील हो आगे गई। बात करेंगे। जी, तो बहुत शुक्रिया आपका अपना वक़्त देने के लिए और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।